नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ईपी प्रयागराज में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड या मौर्य काल के बाद जो भी भारत में घटनाएं घटित हुई उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। मौर्य काल से लेकर गुप्ता पीरियड के बीच की जो चीज़ें या घटनाएं थी उसके विषय में ये हमारा टॉपिक है। तो देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट घटना हुई कि जो मौर्य जो मौर्यन एम्पायर के जो आखिरी रूलर थे वो थे बृहद्रथ। तो जो बृहद्रथ थे उनकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की और एक नए एम्पायर को एस्टेब्लिश किया जिसका नाम था शुंग डायनेस्टी। शुंग डायनेस्टी का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ वो हुआ 185 बीसी में। और जो इसके जो पहले शासक हैं या पुष्यमित्र शुंग हैं उनके विषय में कुछ जान लेते हैं। इन्होंने ब्राह्मणिज्म और संस्कृत इस पर बहुत ज़्यादा बल दिया और इसे प्रमोट किया। उसके बाद इन्होंने वैष्णविज़्म जो है एक वैष्णव धर्म है उसे भी प्रमोट किया। बेसिकली ये हिंदुत्व जो प्रमोट इन्होंने बहुत ज़्यादा किया। और उसके बाद अश्वमेध यज्ञ का भी आयोजन इन्होंने किया। इनके जो पुरोहित थे जो आज योग के भी फाउंडर माने जाते पतंजलि इनके पुरोहित थे। इसके बाद बहुत सारे शासक हुए इनके, अग्निमित्र शुंग भी इन्हीं के शासक थे। लेकिन अग्निमित्र शुंग के बाद जो भी शासक हुए बहुत वीक हुए और ये शुंग जो डायनेस्टी है वो बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं चल पाई। तो देखिए, इन वासुमित्र शुंग, वज्रमित्र शुंग और देवभूति आखिरी जो शासक थे वो थे देवभूति शुंग। इसी प्रकार ये जो शुंग डायनेस्टी है वो समाप्त हो जाती है। कुछ मॉन्यूमेंट्स या कुछ बिल्डिंग है जो इम्पोर्टेंट है, कभी कभी प्रश्न में आ जाता है। तो देखिए, भारूत स्तूप ये जो है अगर पूछता है ये किससे संबंधित है तो ये शुंग डायनेस्टी से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। फिर अमरावती स्तूप है, फिर ब्रज स्तूप है। उसके बाद नासिक चैत्य जो है ये इनकी जो मॉन्यूमेंट्स या जो बिल्डिंग उन्होंने बनाई थी उसके विषय में ये जानकारी है। उसके बाद जो आखिरी इनके शासक थे वो थे, मैंने बताया था, देवभूति शुंग। ठीक है, देवभूति जो होते हैं उनको वासुदेव जो है उनकी हत्या कर देते हैं 73 बीसी में और एक नया वंश का स्थापना करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कान्व वंश। कान्व वंश की स्थापना करते हैं। और कान्व वंश जो है बहुत ही कम समय के लिए लगभग 50 साल रहता है और 28 बीसी में ये एम्पायर जो है वो धीरे धीरे एरोड हो जाता है या समाप्त हो जाता है। तो आइए अब हम बात करते हैं सतवाहन डायनेस्टी। इम्पॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस या यूपी में इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं तो इसे भी ध्यान से समझिए आप। देखिए, जो सतवाहन डायनेस्टी है वो जो है बेसिकली इनके जो फाउंडर हैं सतवाहन डायनेस्टी के उनका नाम है सिमुक। तो आपको याद रखना हु इज़ द फाउंडर ऑफ सतवाहन डायनेस्टी, तो उनका नाम है सिमुक। जो इस डायनेस्टी का पीरियड है वो 60 बीसी से लेके 225 एडी तक का इनका टाइम पीरियड है। और इन्हें आंध्रा भी डायनेस्टी भी कहते थे। जो सतवाहन डायनेस्टी है उसको आंध्र डायनेस्टी भी इसे कहते हैं। तो सतवाहन जो हैं उनके बारे में जानते हैं। देखिए, इनके जो फाउंडर हैं वो है सिमुक। उसके बाद जो इनके पुत्र हैं सिमुक के, उनका नाम है कृष्णा। इन्होंने सतवाहन डायनेस्टी को नासिक तक जो है एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है फिर इनके जो तीसरे रूलर हैं वो है सतकर्णी। ठीक है, सतकर्णी अश्वमेध यज्ञ करके और अपने एम्पायर को वेस्टर्न मालवा तक इनको बढ़ाते हैं। उसके बाद हाला 17वें राजा हैं। तीसरे के बाद मैं जो मुख्य राजा हैं उनके विषय में चर्चा कर रहा हूँ। तो देखिए, तीसरे के बाद जो इम्पोर्टेंट राजा हैं वो हाला हैं। इनका जो कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने गाथा सप्तशती एक पुस्तक है जो प्राकृत भाषा में है उसको लिखा था इन्होंने। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो है गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है, जो ये सतवाहन डायनेस्टी के जो सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे पावरफुल जो रूलर होते हैं वो हैं 23वें राजा उनके, गौतमी पुत्र सतकर्णी। ये सबसे पावरफुल होते हैं। इन्होंने ब्राह्मणिज्म को संरक्षण दिया, मतलब हिंदू धर्म को या हिंदुत्व को इन्होंने संरक्षण दिया। लैंड ग्रांट, इन्होंने ज़मीन दान दिया ब्राह्मण और बुद्धिस्ट मॉन्क को। बुद्धिस्ट जो भी मॉन्क होते थे उन्हें भी ये ज़मीन वगैरह दान दिया था इन्होंने। और इन्होंने पूरे डेक्कन को कैप्चर कर लिया था, मतलब पावरफुल भी थे। उसके बाद मैं बात करूँगा 27वें राजा यज्ञश्री सतकर्णी। ये आखिरी पावरफुल राजा थे इस डायनेस्टी के। उसके बाद यहाँ पे भी वीक राजा होते हैं। फिर धीरे धीरे 30वें राजा या जो आखिरी राजा थे वो 30वें राजा थे
उसके बाद ये डायनेस्टी समाप्त हो जाती है। तो उनका नाम है पुलामावी थर्ड। और इसके बाद सतवाहन डायनेस्टी के ये आखिरी राजा होते हैं। तो देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो इन्होंने किया था। तो देखिए, जो कॉइन था, जो सिक्के थे, वो लेड और कॉपर के चलते थे इनके सतवाहन डायनेस्टी में। तो कभी कभी पूछ लेता है कि कॉइन जो है वो किस तरह का यूज़ होता था, तो लेड और कॉपर के कॉइन यूज़ होते थे। और दूसरा जो इनका ट्रेड था, ट्रेड सिस्टम इनलैंड और ओवरसीज़, मतलब ज़मीनी और विदेशों में भी समुद्र के माध्यम से ये ट्रेड भी करते थे। और इनके जो मॉन्यूमेंट्स होते थे, तो इन्होंने जो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट बनाए थे उसमें चैत्य और विहार, इसके विषय में भी प्रश्न पूछता है। तो जो चैत्य होता है वो बुद्धिस्ट लोग जहाँ पे प्रेयर करते हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क, उसे चैत्य कहते हैं। और जो बुद्धिस्ट मॉन्क जहाँ पे विश्राम करते हैं या रहते हैं उसे विहार कहते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए कि चैत्य किसे कहते हैं और विहार किसे कहते हैं। उसके बाद देखिए, भारत में उस दौरान पोस्ट मॉडर्न कई विदेशी आक्रमण भी हुए थे या इन्वेंशन हुए थे, उनके विषय में भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, जो इन्वेंशन या विदेशी जो आक्रमण हुए थे वो बेसिकली 4 तरह के हुए थे। पहला हुआ था इंडो ग्रीक इन्वेंशन हुआ था। इंडो ग्रीक में बैक्ट्रिया जो शासक थे उन्होंने यहाँ पे हमला किया था। फिर साक का इन्वेंशन हुआ था, फिर प्रतिहांस का हुआ था, फिर कुषाण का हुआ था। तो जो इम्पोर्टेंट है आइए उन पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो सबसे पहला इन्वेंशन है जो हुआ था वो था इंडो ग्रीक इन्वेंशन, जिसे बैक्ट्रिया स्टेट भी कहते थे। बैक्ट्रिया स्टेट से जो आए थे, तो जो उसके सबसे महत्वपूर्ण या पहले राजा थे वो डेमेट्रियस थे, जिन्होंने 190 बीसी में यहाँ पे हमला किया था या आक्रमण किया था। और अफ़गानिस्तान, पंजाब, सिंध, जो आज के समय में जैसे पाकिस्तान कहते हैं, और अफ़गानिस्तान, इन दोनों को इन्होंने कब्जा किया था और इन्होंने सियालकोट को अपनी राजधानी के तौर पे स्थापित किया था। इसके बाद इन्हीं के पुत्र मैनेंदर, जिनको कि हम लोग मिलिंद के नाम से भी जानते हैं भारत में, वो इनके बहुत ही ज़्यादा सबसे पावरफुल राजा जो इस इंडो ग्रीक या बैक्ट्रिया स्टेट के थे, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल थे मैनेंदर। ठीक है, इनका जो समय था वो 165 बीसी से लेके 145 बीसी तक था। 20 साल का इनका शासन समय था। और इन्होंने अपने राज्य का जो विस्तार है वो मथुरा तक कर दिया था। और ये जो भारत में फर्स्ट टाइम जो गोल्ड कॉइन की बात अगर आती है, गोल्ड कॉइन का कॉन्सेप्ट आता है, तो वो इंडो ग्रीक या बैक्ट्रिया शासकों द्वारा या मैनेंदर के द्वारा ये चीज़ें आती हैं। तो ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। और इन्होंने आर्ट और कल्चर के क्षेत्र में भी बहुत काम किया है। इन्होंने ग्रीक जो आर्ट है उसको भारत में इंट्रोड्यूस किया था, और इन्हीं की वजह से जो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट है वो डेवलप आज हो पाया है। तो गंधार इस स्कूल ऑफ आर्ट के डेवलपमेंट के पीछे बहुत बड़ा हाथ है बैक्ट्रिया शासकों का। तो अब आप बात कर लेते हैं दूसरे इन्वेंशन, साक इन्वेंशन का। तो देखिए, जो साक इन्वेंशन है वो बेसिकली सेंट्रल एशिया से साक आए थे भारत में। इनके जो सबसे पावरफुल राजा थे वो थे रुद्रमन ने पीसीएस का एक प्रश्न है जो कई बार पीसीएस में पूछा गया है प्री में, तो यूपी पीसीएस में। तो सुदर्शन लेक का निर्माण या रिपेयर किसने कराया था? तो आपको पता होना चाहिए, रुद्रमन, जो कि साक राजा थे, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। उसके बाद देखिए 58 बीसी का समय आता है। बस 58 बीसी में विक्रमादित्य, जिन्हें हम चंद्रगुप्त सेकंड भी कहते हैं, वो आखिरी जो साक रूलर हैं उनको हरा देते हैं और अपना नया शासन स्टार्ट करते हैं, जिसे हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। और 58 बीसी का एक सिग्निफिकेंस ये भी है कि हम इसे विक्रम सावंत के नाम से भी जानते हैं। मतलब यहाँ से एक विक्रम सावंत, जिससे कि हमारा कैलेंडर या एक जो काल था वो स्टार्ट होता है। तो विक्रम सावंत कब स्टार्ट होता है? 58 बीसी में, जब चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य जिन्हें कहते हैं, उन्होंने साक को हरा के अपना राज्य स्थापित किया था। फिर हम बात करेंगे प्रतिहांस की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, या बहुत ज़्यादा नहीं आया, तो मैं इनके विषय में बहुत ज़्यादा चर्चा यहाँ नहीं करूँगा। फिर हम बात करेंगे कुषाण डायनेस्टी की, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टी। देखिए, याउची जो ट्राइब्स है जो सेंट्रल एशिया में पाई जाती है, ये कुषाण जो शासक हैं वो याउची ट्राइब से बिलोंग करते हैं और सेंट्रल एशिया से भारत की ओर आते हैं। जो इनका जो सबसे पहला राजा है वो है खुजला कैटफिसिस,
इसे हम लोग कहते हैं खुजला कैटफिशेस या कैटफिशेस। ये अफ़गानिस्तान, पंजाब, सिंध और कंधार, मतलब अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का जो हिस्सा है वो ये कैप्चर करके भारत में एंटर होते हैं। मतलब इतना एम्पायर ये कैप्चर करते हैं स्टार्टिंग में। कैटफिशेस, ये पहले रूलर की बात मैं कर रहा हूँ। और ये जो है पेशावर को अपनी राजधानी बनाते हैं। इसके बाद जो खुजला कैटफिशेस जो पहले थे, उनके बाद जो दूसरे राजा होते हैं वो होते हैं वेमा कैटफिशेस। वेमा कैटफिशेस भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त होते हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये शैविज़म धर्म को मानते हैं। उसके बाद जो इनके तीसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट राजा हैं, तो वो है कनिष्क। कनिष्क के विषय में एक चीज़ आपको याद होगा, जो मैंने पहले बुद्धिज़्म में बताया था कि जो 4th बुद्ध काउंसिल होता है उसको रॉयल पैट्रोनॉज कौन होते हैं, वो होते हैं कनिष्क। ठीक है, तो आइए सबसे जो पावरफुल शासक हैं इस कुषाण वंश के, वो हैं कनिष्क। 78 AD से लेके 101 AD तक इनका शासन काल होता है, या जो पीरियड होता है। ये पंजाब, सिंध, गंधार जो भी था उसको बढ़ा के और अपने राज्य को बनारस तक ले आते हैं। तो मतलब एक राज्य का विस्तार बहुत ज़्यादा कर देते हैं कनिष्क। तो देखिए, इनके राज्य को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, एक मैंने वो बनाया है डायरेक्शन वाइज। तो ये नॉर्थ है, नॉर्थ में कश्मीर तक, साउथ में मालवा तक, ईस्ट में बनारस तक और वेस्ट में गंधार तक, ये इनके राज्य का विस्तार है। उसके बाद जो है ये जो है महायान बुद्धिस्ट धर्म को मानने लगते हैं। कनिष्क की बात मैं कर रहा हूँ, बुद्ध काउंसिल के बाद। और अपने जो मिशनरीज़ हैं उनको, बुद्ध मिशनरीज़ को पूरे सेंट्रल एशिया में भेजते हैं और बुद्धिस्ट धर्म को ये प्रमोट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि इनके शासनकाल में जो सिल्क रूट होता है, जो कि बिज़नेस रूट होता है, वो इनके कुषाण स्टेट से गुजरता है, भारत से। और जो आखिरी राजा होते हैं कुषाण वंश के, वो होते हैं वासुदेव। ठीक है, तो होप मेरा ये लेक्चर आपको क्लियर होगा। अगला लेक्चर हम लेके आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गुप्ता डायनेस्टी। तो मैं आपसे निवेदन भी करूंगा कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें बढ़ावा मिले और इसी तरह हम आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेते आएँ। धन्यवाद।